हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स वेव ऑप्टिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में उसी के आगे हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो आपके तरंग प्रकाशिकी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। बच्चों, ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज होने वाला है लेक्चर नंबर 30। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ साइड में आ जाएगा, बाकी सॉल्यूशन मैं इधर करूंगा। क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है। 1 मीटर दूर पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो रहा है। फ्रिंजों की चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर, अगर लास्ट 2 लेक्चर की बात की जाए तो हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सीक्वेंस वाइज से कराऊंगा। ठीक है, कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जरूर वेव ऑप्टिक्स से दूंगा। तो ये 9वां क्वेश्चन है हमारा। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया है, दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, 3 mm है। तो झिर्रियों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से दिखाते हैं। ये है 3 मिलीमीटर। ठीक, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ठीक, इसके बाद जो है और क्या दिया गया है, इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, लैम्डा बराबर दे रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घात -10 के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -10 मीटर। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो लैम्डा बराबर हमें मिल जाएगा 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। ठीक, और आगे क्या दिया गया है, तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है। 1 मीटर दूर पर्दे पर व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है, यानी कैपिटल डी का जो मान है, कैपिटल डी, ये आपको दे रहा है 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर व्यतिकरण प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना करनी है। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है, फ्रिंज चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है, x2। ठीक, हमें निकालना है x2, वो भी किसके लिए, अदीप्त के लिए। अदीप्त के लिए हमें क्या निकालना है, दूसरी फ्रिंज की दूरी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं। चूंकि हम जानते हैं बीटा बराबर होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। यहां से बीटा बराबर कैपिटल डी की वैल्यू कितना है, 1, लैम्डा की वैल्यू ये वाली 6 गुणे 10 की घात -7, और स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो कितना है, 3 गुणे 10 की घात -3। अब ये 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, ये ऊपर चला जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7 में से +3 जाएगा तो -4 आएगा। ठीक, ये मीटर में आया है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा बराबर 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। एक -1 निकालेंगे तो एक अंक दशमलव इधर आगे आ जाएगा। ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा, बीटा बराबर 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या इसको हम लोग लिखे बीटा बराबर 0.2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर। ठीक, ये हो गई फ्रिंज चौड़ाई 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। यहां लिखेंगे अब केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी, फ्रिंज की दूरी, तो x2 निकालेंगे हम। ये
जो दिया गया है 2n बराबर दिया गया है, चाहे तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये दिया गया है n बराबर 2, ठीक है, n बराबर क्या दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है, क्योंकि xn का फार्मूला होता है हमारे पास, हम लिख रहे हैं फार्मूला यहाँ xn बराबर होता है 2n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा बाई डी, 2n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा बाई डी, 2d होता है, ठीक, अंधित फ्रिंजों के लिए 2n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d होता है। अब यहां से हम वैल्यू रख देते हैं, तो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू हमने बताया कि 2 रख सकते हैं यहां से, ठीक है, तो x2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 1, d कैपिटल D की वैल्यू कितना है 1, लैम्डा की वैल्यू है 6 गुणे 10 की घात माइनस 7, अब बटे पूरे का 2 गुणे स्मॉल d की वैल्यू है 3 गुणे 10 की घात माइनस 3, ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 गुणे 6 के 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे ये हो जाएगा 3 दूना 6 गुणे 10 की घात माइनस 3, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, x2 बराबर आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर, ठीक, हमें क्या निकालना है, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरे अधिक फ्रिंज की दूरी, तो फ्रिंज की दूरी भी हम मिलीमीटर में निकाल लेते हैं, तो x2 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, जैसे हमने यहाँ पर किया था। अब इसको हम लिख सकते हैं x2 बराबर 0.3 मिलीमीटर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, जैसे ये हमने कन्वर्ट किया वैसे इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के द्विघाती प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर लैम्डा बाई 3 है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। हम यहां मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि माना तरंगों की तीव्रताएं, दोनों तरंगे जो हैं उनकी तीव्रताएं हम मान लेते हैं, क्या है, तीव्रताएं I1 व I2 हैं, तथा कलांतर जो है वो फाई है, कलांतर फाई है, ठीक, तो तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस फाई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर हम मान लेते हैं यदि I1 बराबर I2 बराबर I0, तो इस हिसाब से ये फार्मूला हम आपको डिराइव करा चुके हैं, लेकिन फिर बता देते हैं यहाँ क्वेश्चन में I1 I2 बराबर I0 हमने ले लिया, क्योंकि दोनों तरंगे एक साथ मिल जाती हैं, तो जब मिल जाती हैं तो उनकी तीव्रता हम मान लेते हैं कितनी हो जाती है, I0 हो जाती है। तो उस समय I बराबर यहाँ पर I1 की जगह पे I0 रखेंगे, I2 की जगह पे भी I0 रखेंगे, प्लस 2I1 इंटू I2 दोनों की जगह I0 रखेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस फाई, ठीक। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसको, तो I बराबर ये दोनों मिलके हो जाएगा 2I0 प्लस 2 यहाँ I0 का स्क्वायर हो जाएगा, I0 का स्क्वायर इंटू कॉस फाई। हम देखिए यहाँ पे I बराबर हो जाएगा 2I0 प्लस ये I0 स्क्वायर है रूट के अंदर, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2I0 इंटू कॉस फाई, ठीक। अब यहाँ से 2I0 हम कॉमन कर लेते हैं, तो I बराबर हो जाएगा 2I0 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस फाई, ठीक। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं, चूंकि हम जानते हैं
कॉस फाई बराबर, इसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, हमने कई बार आपको बताया है। प्लस व्युत्करण वाले लेसन में जो हमने परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला ड्राइव कराया है, वहां पे हमने इसका डेरिवेशन आपको कराया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो व्युत्करण वाला जो टॉपिक है उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर जो कॉस फाई का फार्मूला होता है, हाफ एंगल का फार्मूला, उसको हम लोग लगाते हैं। क्या होगा, कॉस फाई बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 और माइनस का 1, ये 1 इधर ले लेंगे तो ये 1 प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो इतने की जगह पे हम इसको रख देंगे यहाँ पर, अतः आई बराबर हम यहाँ लिखते हैं, या एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, अतः आई बराबर क्या होगा, आई बराबर 2i0 और ब्रैकेट में इसकी जगह पे ये इतना 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई बराबर क्या मिलेगा हमें, आई बराबर 4i0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ये मिलेगा हमें फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई है। तो हमें पथांतर दिया है, जबकि हमें यहाँ क्या मिल रहा है, कलांतर मिल रहा है। कलांतर को हम फाई से दिखाते हैं और पथांतर को लैम्डा से, डेल्टा x से दिखाते हैं। तो यहाँ पर कलांतर निकालते हैं। हम जानते हैं कलांतर बराबर होता है, कलांतर बराबर होता है 2 पाई अपान लैम्डा और इंटू पथांतर। ठीक, अब कलांतर को हम फाई से दिखाते हैं, फाई बराबर 2 पाई अपान लैम्डा, हमें कलांतर निकालना है और पथांतर दिया है कितना, लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर क्या मिलेगा हमें, 2 पाई। ठीक, अब इसका मतलब जहां पथांतर लैम्डा है, जहां पथांतर लैम्डा है वहां कलांतर क्या होगा, 2 पाई होगा। अतः तीव्रता क्या होगी, अतः तीव्रता, तीव्रता वहां पर क्या है, आई बराबर दे रहा है के। ठीक है, लेकिन पहले इसको रखेंगे, अतः तीव्रता आई बराबर क्या हो जाएगा, 4i0 कॉस स्क्वायर, फाई की जगह हम क्या रखेंगे, 2 पाई, तो 2 पाई अपान में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई का मान दे रहा है कि जहां पर पथांतर लैम्डा है वहां तीव्रता k है, तो हमने ये निकाल लिया कि जहां पथांतर लैम्डा है वहां पर कलांतर कितना होगा, तो जहां पथांतर लैम्डा है वहां कलांतर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और उस समय तीव्रता कितनी होगी, k इकाई होगी, क्वेश्चन में दिया है आपको। तो k बराबर ये हो जाएगा 4i0, उसके बाद कॉस स्क्वायर पाई। अब कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 4i0 और कॉस स्क्वायर पाई का मतलब -1 का स्क्वायर, मतलब +1 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या मिलेगा, 4i0, ये मिलेगा हमें। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी जहां पथांतर λ/3 है। तो लिखेंगे अब क्या करते हैं, जब पथांतर λ/3 हो, जब पथांतर λ/3 हो तो कलांतर निकालते हैं हम। तो कलांतर यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर ही 2 पाई अपान लैम्डा, 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर, 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर, पथांतर कितना है, λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर क्या मिलेगा हमें, 2 पाई/3। ठीक, फाई बराबर 2 पाई/3। तब तीव्रता पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः आई बराबर क्या होगा, तब आगे पूछ रहा है ना कि वहां पर तीव्रता क्या होगी, तो आई बराबर, अतः आई बराबर फॉर्मूला यही लगाएंगे जो हमें मिला था, 4i0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, 4i0 ये वाला फॉर्मूला, 4i0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक, अब आई बराबर, यहाँ देखिए 4i0 है, तो 4i0 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली है, k मिली है, तो 4i0 की जगह हम k रख देंगे इंटू कॉस स्क्वायर
और फाई की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, क्या है 2π/3, तो 2π/3 और यहाँ 2 पहले से है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब I बराबर k इंटू कॉस स्क्वायर π/3। π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, π/3 का मतलब हो cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो I बराबर हमें मिलेगा k इंटू 1/4, या इसको हम लोग लिखें I बराबर k/4, यानी तीव्रता जो होगी वो k/4 हो जाएगी। यानी पहले जो तीव्रता k इकाई थी, जब पथांतर लैम्डा था तो उस समय तीव्रता कितनी थी, k इकाई थी, और जब पथांतर λ/3 हो गया तो तीव्रता कितनी हो गई, k/4 हो गई, मतलब 1/4 हो गई। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना, अब आगे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया है, इसमें आप चाहें तो अगर ये लिखें कि माना यदि I1 बराबर I2 बराबर I0, इसके बाद अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद है ये वाला, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये इतना जो है हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, जबकि ये चीजें हम डेरिवेशन में करा चुके हैं। ठीक है, इसको हम डेरिवेशन में करा चुके हैं पहले। ठीक है, करा चुके हैं, इसको डेरिवेशन में करा चुके हैं, तो आप लोगों को इतना क्वेश्चन में नहीं करना है। ठीक है, बस यहाँ I1 बराबर I2 बराबर I0, उसके बाद सीधे अगर ये फार्मूला याद है तो इसको आप कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो तरीका इसको आप घर पे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ से इसके बाद यहाँ से हमें क्वेश्चन को करना है, तो क्वेश्चन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने आपको केवल समझाने के लिए ये इतना बताया है। ठीक है ना, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों व्यतिकरण वाले ही टॉपिक से है, क्योंकि व्यतिकरण वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते ही आते हैं, कौन सा क्वेश्चन दे दे ये कुछ पता नहीं होता है। लेकिन पिछले 10 सालों का जो आपको अनसॉल्व पेपर में दिया है उसको मैं छांट के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है और 2013 में भी आया है, 2017 में भी आया है। ठीक है, यानी 13, 15, 17, ठीक है, लगातार 2-2 साल का गैप करके आया है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है यंग के प्रयोग में 2 स्लेटों के बीच की दूरी 0.4 mm है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। कह रहा है व्यतिकरण प्रारूप 100 सेंटीमीटर दूर पर रखे पर्दे पर देखा जाता है। व्यतिकरण 100 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर देखा जाता है। कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त और तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो दिया गया है ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। स्मॉल डी बराबर कितना दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में स्मॉल डी बराबर दिया गया है 0.4 mm, 0.4 mm, या इसको हम लिखें 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। चाहे तो आप इसको दशमलव इधर कर लीजिए, तो d बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ मीटर। यहाँ कन्वर्ट करने से ये होता है कि हमें वैल्यू आसान मिल जाती है, कैलकुलेशन हमारी आसान होती है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग सरल कर लीजिए। ठीक है ना, अब आगे क्या दिया गया है, तरंगदैर्घ्य दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, फिर वही चीज यहाँ इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 गुणे ये हो गया 10⁻³ और एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10। अब ये मीटर में आ गया, तो लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक, अब ये सब ये आया करके लिख लीजिए। ठीक है, कोई अलग से वैल्यू नहीं है, ये उसी को हम मान निकाल रहे हैं। और क्या दे रहा है, 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर देखा जाता है। कैपिटल डी की वैल्यू कितना है, कैपिटल डी बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, 100 × 10⁻² मीटर। ठीक,
अब इसको भी हम 10 की घात 2 कर सकते हैं, तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा कुल मिला के। डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर लिख सकते हैं इसको हम, ठीक। क्योंकि इसको हम 10 की घात 2 लिखेंगे, ये 10 की घात -2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 मीटर लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या पूछा है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त और तृतीय दीप्त, यानी x2 जो है वो अदीप्त पूछ रहा है, x2 अदीप्त, द्वितीय अदीप्त ये पूछ रहा है, और तृतीय अदीप्त, तृतीय दीप्त पूछ रहा है। ये दोनों फ्रिंजों की दूरी पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त और तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए। तो द्वितीय दीप्त और तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना करनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालते हैं, द्वितीय दीप्त की दूरी निकाल लेते हैं या तृतीय दीप्त की दूरी, कुछ भी निकालिए। हम लिखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से, अतः केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त के लिए xn बराबर अदीप्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, ठीक। यहाँ पर n बराबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं आगे, यहाँ पर हो जाएगा x2, ये है अदीप्त के लिए, ठीक, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है। तो x2 बराबर हो जाएगा, x2 बराबर 2n-1, n की जगह 2, तो 2 गुणे 2 -1 इंटू कैपिटल डी लैम्डा, तो कैपिटल डी की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 6 गुणे 10 की घात -7 है, तो 1 इंटू 6 गुणे 10 की घात -7 बटे क्या है 2d, तो 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 4 गुणे 10 की घात -4, 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो x2 बराबर मिलेगा, 2 दूनी 4 में से गया 3 और 3 छक 18, ये 18 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -4 ये हो जाएगा। काट देंगे इसको, तो 4 दूनी 8 या 4 2 से काटे, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, उसको भाग दे देंगे, तो 4 से 9 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -3, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 बराबर 2.25, ये मीटर में आया है। अब इसको 10 की घात -3 है, तो इसको हम लोग मिलीमीटर लिख सकते हैं, यानी द्वितीय दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होगी वो कितना होगी, 2.25 मिलीमीटर, ठीक है, 2.25 मिलीमीटर, या आप लोग इतना ही आंसर लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, 2.25 गुणे 10 की घात -3 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे अब तीसरी दीप्त के लिए, तीसरी दीप्त के लिए तो तीसरी दीप्त के लिए n बराबर 3 है। अब दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला nवीं दीप्त के लिए जो होता है, nवीं दीप्त के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n d लैम्डा बाई स्मॉल d, ये होता है। तो n बराबर क्या है, 3 है, तो n बराबर 3 है, तो ये हो जाएगा x3 बराबर n की जगह 3, d की जगह 1, लैम्डा की जगह 6 गुणे 10 की घात -7, और स्मॉल d की जगह हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 की घात -4, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 त्रिक 18, और 4 से 18 को भाग लगा दिया, काट दे थोड़ा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और 2 से इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x3 बराबर 15 45, 4.5, ठीक है ना। और ये 10 की घात -4 ऊपर ले जाएंगे तो -7 में से -4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 की घात -3 मीटर,
ठीक, आप चाहे तो इसे भी मिलीमीटर में लिख दीजिए, लेकिन इतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ये हो जाएगा आंसर 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो अतिरिक्त फ्रिंज, दूसरी अतिरिक्त फ्रिंज कितना होगी, 2.25 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर, और अतिरिक्त फ्रिंज कितना होगी, 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर। ये क्या है, आंसर आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में सोडियम के प्रकाश के लिए सिल्टों से 60 सेंटीमीटर दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई 0.40 mm है। कह रहा है सिल्टों से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई कितना होगी। ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार इसको सॉल्व करता हूँ। पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सोडियम प्रकाश के लिए सिल्टों से 60 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कैपिटल डी बराबर जो दे रहा है, सिल्टों से 60 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दा रखा गया है, तो कैपिटल डी का मान है 60 सेंटीमीटर। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 60 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक, इतनी दूरी पर जब आपको फ्रिंजें मिलती हैं तो उस समय फ्रिंज की चौड़ाई, इतनी दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई कितना है, 0.40 mm है। यानी इसमें बीटा जो दे रहा है वो 0.40 mm है। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 0.4 इंटू, इधर जीरो का कोई मतलब नहीं है, 10 की घात माइनस 3 मीटर, या इसको और लिखिए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। ठीक, कई बार इसको हम कर चुके हैं कन्वर्ट। इसके बाद जो है अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है सिल्टों से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई कितना होगी। ठीक है, सिल्टों से 80, जब दूरी, जब डी बराबर 80 सेंटीमीटर हो, डी बराबर कितना हो, 80 सेंटीमीटर, तो 80 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। तब पूछ रहा है फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, यानी बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि पहला वाला बीटा बराबर क्या होता है, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ना तो हमें स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है, ना तो लैम्डा की वैल्यू दी गई है, सिर्फ हमें ये दिया गया है। तो पहली वाली कंडीशन लगाते हैं, ये वाली। ठीक, तो जब बीटा आपका 4 गुणे 10 की घात माइनस 4 है, जब दूरी कितना है, 60 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर है। ठीक है, इतना है, और गुणे लैम्डा बाई डी, ये हमें नहीं दिया गया है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा जब दूरी 80 सेंटीमीटर है तब चौड़ाई पूछ रहा है, तो तथा बीटा बराबर 80, इसी मतलब इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। तो बीटा बराबर पूछ रहा है और डी कितना दिया गया है, 80 गुणे 10 की घात माइनस 2 इंटू लैम्डा नहीं दिया है, बटे डी भी नहीं दिया है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम भाग कर देते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। तो यहां पर करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 2 को हम डिवाइड कर देते हैं समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 2 को हम डिवाइड करेंगे समीकरण 1 से, तो इधर वाला इधर से डिवाइड होगा, इधर वाला इधर से डिवाइड होगा। तो बीटा जो होगा वो डिवाइड होगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 4 से, और बराबर इधर वाला इधर से डिवाइड होगा, यानी इसको ऊपर लिखेंगे, ये होगा 80 गुणे 10 की घात माइनस 2 इंटू लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसको हम डिवाइड करेंगे इस वाले से। ठीक है, 60 गुणे 10 की घात माइनस 2 इंटू लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब लैम्डा से लैम्डा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल डी से स्मॉल डी, और 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2, और 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं बीटा बटे 4 गुणे 10 की घात माइनस 4, बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बटे 6। ठीक है, थोड़ा इसको और डिवाइड कर देते हैं, 3 दूनी 6
और 2 दूनी 4, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा लीजिए तो बीटा बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 गुणे 10 की घात -4 बटे 3 मीटर। ठीक है, यह इसको हम लिख सकते हैं कि बीटा बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -3 बटे 3 मीटर। अगर चाहे तो mm में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1.6 बटे 3 और 10 की घात -3 मीटर mm में चला जाएगा। यही क्या आ जाएगा, मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में आया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है बच्चों, इसलिए मैं केवल ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बता पाता हूं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके हमें कहेंगे कि आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो चाहिए तो हम और ज़्यादा बड़ी वीडियो, मतलब एक वीडियो में कम से कम 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जरूर आपको बताएंगे। 1 घंटे की वीडियो कम से कम बनाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी फिजिक्स की 95 प्लस लाने की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।